गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार में उदार आदर्शवादी ग्रीन के चिंतन का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती व्याख्यान में ग्रीन के द्वारा राज्य के जो कार्य बताए गए हैं और जो उनके द्वारा यह माना गया है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, उसका अध्ययन किया था। आज हम ग्रीन ने स्वतंत्रता पर, अधिकार पर जो अपने विचार दिए हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। ग्रीन के स्वतंत्रता पर विचार। ग्रीन स्वतंत्रता को बहुत अधिक मान्यता देते हैं और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता के संबंध में उनके जो विचार हैं वो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देखते हैं। पहला है, स्वतंत्रता सकारात्मक होती है। ग्रीन का मानना है स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु ऐसे वातावरण की उपस्थिति है जो व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है। यानी ग्रीन इस बात को मानते हैं कि स्वतंत्रता सकारात्मक होती है और स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति पर प्रतिबंध ना हो, प्रतिबंध सहित स्वतंत्रता को उन्होंने मान्यता दी है। दूसरी बात वो कहते हैं, निश्चित प्रकार के कार्यों को करने की सुविधा है। स्वतंत्रता का अर्थ है ऐसे कार्यों को करने की सुविधा प्राप्त होना जो व्यक्ति के नैतिक उत्थान में सहायक हो। यानी निश्चित प्रकार के कार्य करने की जो सुविधा है वही स्वतंत्रता है। तीसरा है, स्वतंत्रता स्वयं में साध्य नहीं है। ग्रीन का मानना है स्वतंत्रता एक साधन है और साध्य है व्यक्ति का नैतिक विकास। यानी स्वतंत्रता लक्ष्य नहीं है, स्वतंत्रता व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता व्यक्ति की नैतिक चेतना की मांग करती है। यानी व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है और नैतिक विकास के लिए उसकी चेतना पूर्णता के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। नेक्स्ट है, व्यक्ति और समाज में एकता। स्वतंत्रता के द्वारा व्यक्ति और समाज को एकीकृत किया जाता है। यानी स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि स्वतंत्रता के माध्यम से समाज में विघटन पैदा किया जाए, बल्कि जो स्वतंत्रता है वह व्यक्ति की नैतिक चेतना की पूर्ति करती है। नेक्स्ट है, व्यक्ति और समाज में एकता। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता और राज्य में घनिष्ठ संबंध। स्वतंत्रता और राज्य में घनिष्ठ संबंध निर्धारित करते हैं ग्रीन और उनके द्वारा यह माना गया है कि स्वतंत्रता और राज्य में घनिष्ठ संबंध है। राज्य के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। राज्य एक वातावरण का निर्माण करता है। दूसरा है, राज्य स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। और तीसरा है, स्वतंत्रता के लिए राज्य के कानूनों का पालन आवश्यक है। यानी कि स्वतंत्रता तभी रह सकती है कि जब राज्य कानूनों को बनाए और व्यक्ति उन कानूनों का पालन करे। तो इस तरह से स्वतंत्रता को वे अहमियत देते हैं, लेकिन एक नियंत्रित स्वतंत्रता को ग्रीन के द्वारा स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, अधिकार पर ग्रीन के विचार। ग्रीन की मूल धारणा यह है कि अधिकार व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। अधिकार क्या हैं? इस संबंध में ग्रीन का कहना है, समाज द्वारा व्यक्ति को समाज के हित को भली भांति संपादित करने की दृष्टि से दी गई सुविधाएं अधिकार हैं। यानी अधिकार वे हैं जो समाज के द्वारा व्यक्ति को दिए जाते हैं। अधिकार व्यक्ति द्वारा अपने ऐसे उद्देश्यों को पूर्ण करने की शक्ति है जिन उद्देश्यों को वह अपने लिए हितकर समझता है, तथा समाज का यह अधिकार व्यक्ति को इस आधार पर प्रदान करता है कि इस अधिकार के प्रयोग का समाज में लाभ पहुंचेगा। दूसरा है, अधिकारों के प्रकार। ग्रीन ने दो प्रकार के अधिकारों को मान्यता दी है, प्राकृतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो समाज के निर्माण से पहले थे। यानी जब राज्य भी नहीं था, समाज भी नहीं थे, प्रकृति ने जो अधिकार व्यक्ति को दिए हैं वे अधिकार प्राकृतिक हैं। ये अधिकार राज्य के निर्माण के बाद भी व्यक्ति के पास हैं। सेकंड है, कानूनी अधिकार।
कानून द्वारा स्वीकृत अधिकारों को कानूनी अधिकार वो कहते हैं और इन अधिकारों के पीछे राज्य की शक्ति होती है और इनका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंड दिया जाता है। यानी ये अधिकार राज्य के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और अगर व्यक्ति इन अधिकारों की उल्लंघना करता है या इन अधिकारों के हिसाब से कार्य नहीं करता है तो राज्य व्यक्ति को दंड दे सकता है। नेक्स्ट है नैतिकता और अधिकार का संबंध। ग्रीन मानते हैं प्रत्येक अधिकार का आधार नैतिकता है क्योंकि अधिकार नैतिक विकास के लिए ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट है राज्य और अधिकार का संबंध। मिल राज्य और अधिकार का घनिष्ठ संबंध निर्धारित करते हैं और वो कहते हैं कि राज्य के बिना, राज्य के अभाव में अधिकार जीवित ही नहीं रह सकते। समाज अधिकारों को नैतिक मान्यता देता है और राज्य उसे कानूनी मान्यता प्रदान करता है। अधिकारों के लिए राज्य की उत्पत्ति आवश्यक मानी जाती है। राज्य ही उस वातावरण को जन्म देता है जिसमें व्यक्ति अपना नैतिक विकास कर पाता है। नेक्स्ट है राजाज्ञा के प्रतिरोध का अधिकार। यदि राज्य सामान्य इच्छा के विपरीत कानून बनाता है तो उसका विरोध करने का अधिकार प्राप्त है व्यक्ति को। यानी अगर कोई भी ऐसा कानून राज्य के द्वारा बना दिया जाता है जो किसी भी रूप में व्यक्ति के विरुद्ध है तो फिर उनके विरोध का अधिकार व्यक्ति को है। अधिकार संबंधी अवधारणा की आलोचना। पहली आलोचना है ग्रीन ने केवल प्राकृतिक और नैतिक अधिकारों का वर्णन किया है। जो भाग नैतिक है उनका राजनीति शास्त्र से कोई संबंध नहीं होता। दूसरा आरोप आलोचक यह लगाते हैं ग्रीन ने अधिकार सामान्य इच्छा पर आधारित किए हैं और हम देखते हैं कि सामान्य इच्छा जैसी कोई चीज़ नहीं है। ग्रीन ने राज्य के विरोध का अधिकार दिया है। आलोचक इसे भी अनुचित मानते हैं क्योंकि उनका यह मानना है कि राज्य का विरोध करने का अधिकार देना अनुचित है क्योंकि इस अधिकार के माध्यम से व्यक्ति हर कभी जब भी उसे लगेगा कि उसके हिसाब से राज्य कार्य नहीं कर रहा है तो वह राज्य का विरोध कर देगा और यह स्थिति अनुचित है। नेक्स्ट है व्यक्ति और राज्य के संबंध पर ग्रीन के विचार। व्यक्ति और राज्य के संबंध पर ग्रीन के जो विचार हैं वो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम देख सकते हैं। पहला है व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। यानी जहाँ हीगल व्यक्ति को साधन मानते हैं वहाँ ग्रीन ने व्यक्ति को साध्य माना है और राज्य को साधन माना है। सेकंड है सामान्य इच्छा व्यक्ति और राज्य के हितों में समन्वयक है। यानी जो सामान्य इच्छा है वह व्यक्ति और राज्य के हितों को मिलाती है। नेक्स्ट है राज्य के सीमित कार्य। राज्य को वो बहुत व्यापक कार्य नहीं देता, राज्य के सीमित कार्यों को उसने मान्यता दी है। नेक्स्ट है राज्य के विरोध का नैतिक अधिकार। यानी राज्य के विरोध का वह अधिकार देता है। इन सब में आदर्शवादी होते हुए भी वह हमें एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में नज़र आता है। नेक्स्ट है ग्रीन का विचार राज्य के प्रतिरोध का अधिकार। राज्य साधन है ऐसा ग्रीन मानते हैं। कभी कभी राज्य द्वारा ऐसी भूलें हो सकती हैं जिनके कारण वह नागरिकों से भक्ति का अधिकार खो देता है। ग्रीन ऐसी दो भूलें स्वीकार करता है। पहला है राज्य का प्रमुख कार्य है व्यक्ति के नैतिक विकास के मार्ग की बाधाओं को हटाना, किंतु यह संभव है राजा या राज्य इस प्रकार के कार्य को न करके विपरीत कार्य करे। यानी नैतिक बाधाओं को हटाने के बजाय वो उन बाधाओं को ले आए। दूसरा है राज्य एक नैतिक संस्था है किंतु व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से नैतिक नहीं बना पाता है। यह संभव है कि राज्य शक्तिपूर्वक व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयास करे, तो यह भी भूल है। इन दोनों परिस्थितियों में राज्य अपनी राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगता है और ऐसी स्थिति में वो यह मानकर चलते हैं कि व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार है। यानी ऐसी स्थिति में जो राज्य में रहने वाले व्यक्ति हैं वह राज्य का विरोध कर सकते हैं, लेकिन
प्रतिरोध के अधिकार पर वे कुछ प्रतिबंध भी लगाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है, राज्य का प्रतिरोध केवल सामान्य हित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए ही किया जा सकता है। इसका सरल अर्थ यह है कि व्यक्तिगत सुख अथवा वर्गीय विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं, राज्य के प्रतिरोध का अर्थ उसके संपूर्ण कार्यों का विरोध नहीं, अपितु राज्य के केवल मात्र उन कानूनों का विरोध किया जाना चाहिए जो सामान्य हित के विरुद्ध हैं। यानी प्रतिरोध का मतलब नहीं है कि संपूर्ण राजनीतिक कार्यों का विरोध किया जाए, केवल उन्हीं का विरोध किया जाना चाहिए जो सामान्य हित के विरुद्ध हैं। नेक्स्ट है, राज्य का विरोध करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि विरोध शांतिपूर्ण हो, संवैधानिक साधन अपनाने चाहिए, क्योंकि अगर असफल प्रतिरोध हो जाता है तो फिर राज्य के द्वारा दमन किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में विरोध करने से पहले सारी स्थितियों को देखकर ही विरोध किया जाना चाहिए और विरोध करने के लिए संवैधानिक साधनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रीन के युद्ध और अंतर्राष्ट्रवाद पर विचार। ग्रीन युद्ध का विरोध करता है और युद्ध का विरोध उन्होंने दो आधारों पर किया है। पहला है, युद्ध जीवन के अधिकार के विरुद्ध है। आधुनिक युग में सभी राज्य व्यक्ति के जीवन का अधिकार दे देते हैं, लेकिन युद्ध चूंकि व्यक्ति से जीवन का अधिकार ले लेता है तो यह स्थिति अनुचित है। दूसरी बात वो कहते हैं, युद्ध के अभाव में रचनात्मक देशभक्ति आती है। यानी युद्ध नहीं होता, शांति काल में व्यक्ति में सद्गुण उत्पन्न होते हैं और इन सद्गुणों का प्रयोग राज्य के लिए हो सकता है। तीसरी बात वो कहते हैं, युद्ध अपूर्णता का प्रतीक है। यानी युद्ध अपूर्णता लाता है, युद्ध पूर्णता स्थापित नहीं करता है। नेक्स्ट है, आत्मरक्षा के लिए युद्ध उचित नहीं है। यानी कि हम ये कहें कि हम अपनी रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं तो वह भी उचित नहीं है। इस तरह से जहाँ हीगल युद्ध को अनिवार्य मानते हैं, युद्ध के लिए वो कहते हैं कि युद्ध गंदगी खत्म करता है, वहाँ ग्रीन के द्वारा युद्ध का विरोध किया गया है। धन्यवाद।